स्टूडेंट, आज हम हमारे सेकंड पेपर में आकलन सेकंड यूनिट की आकलन प्रविधियों का अध्ययन करेंगे। आकलन प्रविधियां क्या है? आकलन में उन सभी प्रविधियों का प्रयोग होता है जो कि प्रभावित शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया से संबंधित होता है। यानी वो सारी प्रविधियां शामिल होती है जो अधिगम शिक्षण को या अधिगम शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित होती है और प्रभावी बनाती है। छात्रों का स्वरूप विविधता एवं विशेष आवश्यकताओं से संबंधित है, जिसके परिणाम स्वरूप आकलन की विधियों का क्षेत्र व्यापक हो जाता है। आकलन प्रविधियों में छात्रों की आवश्यकता के अनुरूप उन सभी व्यूह रचनाओं को सम्मिलित या उन सभी शिक्षण विधियों या व्यूह रचनाओं को तैयार किया जाता है या सम्मिलित किया जाता है जिससे छात्रों का आकलन संभव हो सके। यानी ये ऐसी प्रविधियां है जिसके द्वारा हम छात्रों का जो आकलन है वो भली प्रकार से या अच्छी प्रकार से कर सके या इनके माध्यम से आकलन छात्रों का आकलन संभव हो सके। इसमें हम सबसे पहले लेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। आकलन प्रविधियों में बहुविकल्पीय प्रश्न। अब बहुविकल्पीय प्रश्न यानी शॉर्ट है MCQ। बहुविकल्पीय प्रश्न क्या है? जैसे कि हम एक परीक्षा देते हैं या एग्जाम देते हैं, उस समय हमारे सामने बहुत सारे छोटे छोटे बहुविकल्प यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। वही वस्तुनिष्ठ प्रश्न है बहुविकल्प यानी जिसके बहुत सारे विकल्प हो, वह है बहुविकल्पीय प्रश्न। अब बहुविकल्पीय प्रश्नों में वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आ जाते हैं, रिक्त स्थान भी आ जाते हैं, सही और गलत भी आ जाते हैं और कई प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं। तो बहुविकल्पीय या वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को परीक्षा की वैज्ञानिक एवं आधुनिक नवीन विधि माना जाता है। वैज्ञानिक एवं आधुनिक नवीन विधि। नवीन विधि इसलिए कहा जाता है कि बहुविकल्पीय प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की परीक्षा है, ये प्रश्न है, ये अभी वर्तमान समय में इनका प्रचलन हुआ है। क्योंकि प्राचीन समय में तो मौखिक व्याख्यान के रूप में विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती थी और मौखिक रूप से उनकी परीक्षाएं करवाई जाती थी, इसलिए इसको वैज्ञानिक एवं आधुनिक नवीन विधि कहा है। यह शिक्षक एवं परीक्षक की व्यक्तिगत धारणाओं तथा पूर्वाग्रहों के प्रभाव से मुक्त है और इस कारण ही यह वस्तुनिष्ठ परीक्षा कहलाती है। क्योंकि इसमें ना तो व्यक्तिगत धारणा ही होती है और ना ही पूर्वाग्रह होते हैं, इसलिए यह वस्तुनिष्ठ परीक्षा कहलाती है। इसमें वैधता और विश्वसनीयता दोनों गुण पाए जाते हैं। वैधता और विश्वसनीयता दोनों, इसमें वैधता और विश्वसनीयता दोनों गुण पाए जाते हैं। बहुविकल्प या वस्तुनिष्ठ परीक्षा पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होते हैं। यानी जो पहले से उद्देश्य निर्धारित होते हैं उनको पूरा करने में सहायक होते हैं। इसमें प्रश्नों की संख्या अधिक किंतु संक्षिप्त होते हैं। प्रश्न तो अधिक देते थे किंतु उनका उत्तर संक्षिप्त रूप में देना होता है। जैसे एक क्वेश्चन के 4 विकल्प दे दिए, अब उन 4 विकल्पों में से एक उत्तर हमको
तय करना है कि भाई कौन सा उत्तर इसमें सही आएगा। इस तरीके से वस्तुनिष्ठ प्रश्न वस्तु स्थिति पर आधारित होते हैं। वस्तु स्थिति पर आधारित, वस्तु स्थिति पर आधारित, यह वस्तु स्थिति पर आधारित होते हैं। प्रत्येक प्रश्न का एक सही उत्तर होता है और छात्र को कोई स्वतंत्रता नहीं होती है, और अगर छात्र उस विशिष्ट उत्तर को नहीं देता है या नहीं दिया उसने, तो वह उत्तर उसका गलत माना जाता है, गलत समझा जाएगा। अतः इस प्रकार की परीक्षा में परीक्षार्थी को अधिक उत्तरों में से किसी एक उत्तर को सही करना होता है या चयन करना होता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा का निर्माण करना कठिन कार्य है, इसमें समय भी अधिक लगता है, किंतु इसे क्रियान्वयन करना आसान है। मतलब इसको बनाना तो कठिन है, इसमें टाइम भी ज्यादा लगता है, किंतु जब इसका क्रियान्वयन करते, इसकी परीक्षा करवाते हैं, तब यह सरल हो जाता है। अब है बहुविकल्पीय प्रश्न के गुण और दोष। इसमें क्या क्या गुण है और क्या क्या दोष है। यानी बहुविकल्पीय प्रश्न सरल तो है ही, इसमें गड़बड़ी रहने की कोई आशंका और स्थान नहीं रहता है। सबसे पहले गुणों में, निबंधात्मक परीक्षा की तुलना में संपूर्ण ज्ञान मूल्यांकन करने में कम समय व श्रम लगता है। यानी कम समय व श्रम लगना किसके मुकाबले? निबंधात्मक प्रश्न के मुकाबले या निबंधात्मक परीक्षा के मुकाबले। फिर दूसरा है, इसमें अध्यापक द्वारा पक्षपात किया जाना संभव नहीं है। पक्षपात संभव नहीं है। पक्षपात संभव नहीं है। फिर यह विषयगत संपूर्ण पाठ्यक्रम का विस्तृत रूप से प्रतिनिधित्व करता है, यानी पूरा पाठ्यक्रम आ जाता है इसमें। संपूर्ण पाठ्यक्रम, संपूर्ण पाठ्यक्रम का विस्तृत रूप। उसके बाद ये अधिक विश्वसनीय तथा वैध होते हैं। अधिक विश्वसनीय तथा वैध होते हैं। फिर है, इसके माध्यम से प्रखर बुद्धि तथा मंद बुद्धि छात्रों को आसानी से अंतर किया जा सकता है। प्रखर बुद्धि तथा मंद बुद्धि, प्रखर बुद्धि तथा मंद बुद्धि, यानी तेज बुद्धि वाले और मंद बुद्धि वाले विद्यार्थियों में आसानी से उनके अंतर को स्पष्ट किया जा सकता है। फिर है, प्रश्नों के उत्तर देना अथवा सही उत्तर को अंकित करना सरल है। फिर है, इसमें अनेक प्रश्न, इसमें अंक प्रदान करना सरल होता है और आसानी रहती है अंक प्रदान करने में। इसमें रटने की प्रवृत्ति से मुक्ति मिलती है, क्योंकि निबंधात्मक जो प्रश्न होते हैं विद्यार्थी उनको रटता रहता है और इसमें रटने की प्रवृत्ति से मुक्ति मिल जाती है। फिर है, इसमें सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होने से मूल्यांकन में कोई मतभेद होने की आशंका ही नहीं रहती है, क्योंकि बच्चा जितने आंसर राइट करेगा उतने ही उसको नंबर मिलेंगे। उसके बाद है, उत्तर देते समय छात्रों की भाषा संबंधी जो कमजोरियां होती है वह बाधक नहीं होती है, क्योंकि जब विद्यार्थी लिखता है तो उसमें भाषा संबंधी कमजोरियां आ ही जाती है, किंतु इसमें केवल अनुमान लगाना है, केवल सही आंसर भरना होता है, इसलिए भाषा संबंधी कमजोरी नहीं होती है। फिर शब्द सीमा तय करने से विद्यार्थी अंतर संबंधी तथ्य लिखकर
समय व श्रम नष्ट नहीं करते, यानी शब्द सीमा तय होती है और इसलिए वह ज्यादा नहीं लिख पाते हैं। फिर है इसके दोष। इसके निर्माण में श्रम व समय दोनों अधिक लगते हैं, मेहनत और टाइम भी ज्यादा लगता है। फिर है इसमें मौलिक चिंतन, अभिव्यक्ति क्षमता एवं कल्पना शक्ति की जांच नहीं हो पाती है, क्योंकि इसमें एक ही शब्द में आंसर देना होता है और विकल्प दिए होते हैं, उसके आधार पर आंसर देना होता है, जिसके आधार पर बालकों में जो अभिव्यक्ति है, कल्पना है, कल्पना शक्ति है, मौलिक चिंतन है, वह उसकी जांच नहीं हो पाती है। फिर ऐसे छात्रों की योग्यता केवल ज्ञानात्मक पक्ष की जांच ही कर पाते हैं कि विद्यार्थियों को किस चीज का कितना ज्ञान है, इसलिए उनके ज्ञानात्मक पक्ष की जांच होती है। फिर इसमें भाषा संबंधी कमजोरियों का पता नहीं चलता है कि विद्यार्थियों की जो भाषा संबंधी जो कमजोरियां है उनका पता नहीं चलता है इसके माध्यम से। फिर है नकल की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है, यानी जब बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे या परीक्षा होगी तो उस समय नकल की आशंका ज्यादा रहती है। फिर है प्रश्नों की संख्या अधिक होने से श्याम पट पर लिखना संभव नहीं हो पाता है। और फिर है प्रत्येक विषय की पूर्ण जांच इस परीक्षा द्वारा संभव नहीं होती है। प्रत्येक विषय में यह परीक्षा या बहुविकल्पीय प्रश्नों वाली परीक्षा संभव नहीं हो पाती है। अब है अपने बहुविकल्पीय प्रश्नों के प्रकार। कौन कौन से बहुविकल्पीय प्रश्नों के प्रकार? अब है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार में सबसे पहले सत्य और असत्य, यानी सही और गलत प्रश्न दे दिया जाता है, जैसे जंतु श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, सही है या गलत। अब जो सही है तो सही पे आंसर लगाना, टिक लगाते हैं, और गलत है तो गलत पे। फिर दूसरा है बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी एक प्रश्न के 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, अ, ब, स, द। इनमें से कोई एक एक उत्तर चूज करना होता है और उसको भरना होता है। फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति, यानी खाली स्थान दे दिया जाता है, जैसे उदाहरण जैसे समाज की सबसे छोटी इकाई, बीच में क्या आएगा? परिवार, यानी समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है, यह प्रश्न पूर्ण हो जाता है। फिर है मिलान पद। अब मिलान पद में ए पार्ट और बी पार्ट, इसमें ए पार्ट में प्रश्न दिए जाते हैं और इसमें आंसर दिए जाते हैं। अब इन दोनों को ए और बी पार्ट में जो सही है उनको आपस में मिलान करना होता है। फिर है साधारण प्रत्यास्मरण परीक्षा, यानी छोटे साधारण स्मरण यानी याद रखने वाले प्रश्नों को पूछा जाता है, प्रश्नों की जांच की जाती है, जैसे बालक की प्रथम पाठशाला कौन सी है, प्रथम गुरु कौन सी है, इस तरीके से उनको याददाश्ती के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखने के लिए। फिर है पहचान अथवा प्रत्याभिज्ञान, जैसे हम किसी वस्तु को, या उदाहरण के तौर पर जैसे अगर दीवार पर घड़ी लटकी हुई है तो विद्यार्थियों को उस घड़ी की स्थिति देखकर समय ज्ञात करना पूछते हैं कि भाई जो घड़ी लटकी हुई है उसमें कितना समय हुआ है। उसके बाद है युक्ति परीक्षा, इसमें एक कथन के कई उत्तर दिए जाते हैं तथा तर्क के आधार पर जो सबसे अधिक उपयुक्त होता है उसे छांटना होता है, यानी एक ही प्रश्न के कई उत्तर दे दिए जाते हैं। अब उस प्रश्न में से जो सबसे उत्तम उत्तर होगा वह विद्यार्थी उसको छांटेगा या छांटने के लिए कहा जाता है। धन्यवाद।